हेलो बच्चों, दिस इज अजमन परवीन और आप देख रहे हैं ड्रीम द कॉलेज। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5। यूनिट 5 में कौन कौन से चैप्टर है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज फंक्शन करते हैं। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कंसेप्ट एंड टेक्निक। रिडक्शनिस्ट अप्रोच, पहले क्या करते थे साइंटिस्ट के, एक रिडक्शन अप्रोच लेते थे जिसमें चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, ब्रेक करते थे और उसको स्टडी करते थे। तो इससे मैक्रोबायोलॉजी लेवल पे हम लोग स्टडी इजीली कर पाते थे। वो क्या करते थे, किसी सेल और टिश्यू को अगर पढ़ना है, किसी के बारे में जानना है, तो वो लैब में सेल एंड टिश्यू को लेके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हेल्प से वो पढ़ते थे, इसलिए इसको फिजियोकेमिकल कंसेप्ट कहा गया। मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडी इम्प्लाई आदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और स्ट्रेट वे सेल फ्री सिस्टम। ज़्यादातर स्टडी में इम्प्लाई किया गया टिश्यू मॉडल एंड स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम। जब एक्सप्लोजन हुआ नॉलेज का, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जब एक्सप्लोजन हुआ जेनेटिक्स का, तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकम हो गया सिनोनिमस हो गया किसके? बायोकेमिस्ट्री के एंड बायोफिजिक्स के। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी किसके सिनोनिमस हो गया? बायोकेमिस्ट्री के और बायोफिजिक्स के। जबकि इट इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंग रियलाइज neither purely organismic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about the biological process or living phenomena। और नहीं ये हो सकता है कि प्योरली ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच लिया जाए, प्योरली रिडक्शनिस्ट अप्रोच को एक अगर लिया जाएगा तो किसी चीज़ के बारे में हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। ओके, इस चैप्टर में क्या है? इन दिस चैप्टर अंडर दिस यूनिट मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रोसेस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसको किस बेसिस दिखाया गया? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म में दिखाया गया। लास्ट दो चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट्स किस लेवल पे किया गया? ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे किया गया। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच मेनली यूजेस फिजिको-केमिकल concept. Molecular physiology became almost synonymous with genetics and ecology, biochemistry and biophysics, zoology and botany, anatomy and histology, biochemistry and biophysics. Organismic approach fuses mainly whole body functioning, single molecule study, DNA sequence, enzyme kinetics only. Whole body functioning. ये है हमारे चचा अल्फोंसो कॉटी। एक कौन थे? इटालियन एनाटोमिस्ट हैं जिनका जन्म कब हुआ था? 1822 में, 1822 में। कॉटी वर्ड किसे रिलेटेड है? ईयर से। कॉटी बिगन हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। उन्होंने अपना साइंटिफिक स्टडी कैसे स्टार्ट किया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेप्टाइल से। फिर उन्होंने अपना टर्न कर दिया मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में। इन 1851 वो पब्लिश के पेपर डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रक्चर लोकेटेड एंड द बेसलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया के बेसलर मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, पब्लिश किया पेपर इन 1855, जिसमें क्या होता है? हेयर सेल कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में। साउंड वाइब्रेशन को किसमें? नर्व इम्पल्स में। चचा का देहांत कब हुआ? 1888 में। समझ में आया? अल्फोंसो कॉटी कौन थे? इटालियन एनाटोमी, जिनका जन्म 1822 में हुआ। उन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट किया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। उसके बाद उन्होंने अपना मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में टर्न कर लिया। 1851 में उन्होंने पब्लिश किया पेपर जिसमें डिस्क्राइब किया बेसलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया के बारे में, जो कंटेन करता है हेयर सेल। और वो हेयर सेल क्या करता है? कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में। ओके, और उनका देहांत हुआ 1822 में। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज प्रेजेंट इन द कॉक्लिया। अल्फोंसो कॉटी वाज फेमस फॉर इटालियन एनाटोमिस्ट। चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कौन कौन से
टॉपिक है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ब्रीदिंग वर्ड से, ब्रीदिंग तो पढ़ा ही होगा आपने, क्या पढ़ा था 10th क्लास में, पढ़ा ब्रीदिंग। हम लोग को बताए, ज्यादातर लोग जानते होंगे ब्रीदिंग एंड स्पाइनिंग बोथ आर द सेम थिंग। ओके, दोनों क्या है, ब्रीदिंग एंड स्पाइरेशन आर सेम, बट ये सेम नहीं है। ओके, रुको मैं पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको बताती हूँ। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, it is a biochemical process। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्यों है बताइए, तो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मसल वगैरह का, मैकेनिकल मूवमेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारा मसल का मूवमेंट होता है। जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो और एक्सहेले सॉरी, और रिस्पायरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है केमिकल बॉन्ड्स का, इसमें केमिकल्स टूटते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है। जैसे कि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें क्या होता है, जब हम C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये सही मैंने लिखा है बताओ, या सही है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, CO2 plus 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water plus energy। एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी एंड हीट के फॉर्म में, सॉरी हीट के फॉर्म में। अब फिजिकल प्रोसेस ये क्यों है, इसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है। ठीक, it is a continuous process that involves both inhalation and exhalation। इसमें क्या होगा, the process in which food is broken down in the cells to release energy is known as respiration। ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज
इन साइटोप्लाज्म में टूटता है तो उससे क्या बनता है? पाइरूवेट। ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो बता रही हूँ मैं, ये 10th क्लास में पढ़े होगे आप लोग। absence of oxygen lack of oxygen presence of oxygen। ओके जब ये टूटता है absence of oxygen में, absence of oxygen में क्या होता है कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनता है। ठीक, इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ एनर्जी एक इसमें देखा जाएगा, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन मसल सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया ये जो इथेनॉल है इसका यूज कहाँ होता है? इथेनॉल का यूज कहाँ होता है? बेकिंग में एंड ब्रूइंग में। ठीक, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। ओके यहाँ कितनी एनर्जी निकलती है? 2 एटीपी। लैक्टिक एसिड से की वजह से क्या होता है? मसल फैट फटीग, फटीग। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। रिस्पिरेशन दो तरह का हम लोग ने पढ़ा है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन हो और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो एनएरोबिक। ओके चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ये एनसीईआरटी की स्लाइड। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसा आपने पढ़ा है पहले। Oxygen is utilized by the organs to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को, और उससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? एनर्जी। उससे एनर्जी मिलती है। Carbon dioxide, which is harmful, is also dissolved during the above catabolic reaction. ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। हमारे बॉडी में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कैटाबोलिक और दूसरा एनाबोलिक। जिसमें बड़ी चीजें छोटे छोटे में टूटती है उसको कैटाबोलिक, और एनाबोलिक जो छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें बनती हैं। ओके तो ये ऑक्सीजन का हम लोग को क्यों जरूरत होता है कि हमें ऑक्सीजन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और हमें क्या मिलता है? एनर्जी उससे मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड
विच इज हार्मफुल, जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल रिलीज आउट हो जाता है। मैंने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताया है कि ग्लूकोज कैसे, जब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, जब वो ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, तो क्या किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ मैंने अभी रिएक्शन बताया ना, C6H12O6 प्लस 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलता है, किस फॉर्म में, हीट और एटीपी के फॉर्म में। ओके, इस प्रोसेस ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल, इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग और कॉमनली रिस्पिरेशन कहा जाता है। बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग जो हुआ प्रोसेस उसी को कॉमनली कहते हैं रिस्पिरेशन। जब हम अपने हैंड को प्लेस करते हैं चेस्ट पे, तो हम क्या फील करते हैं, चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सांस लिए तो क्या हुआ, करके देखो, क्या होता है, सांस में इनहेल करते हैं तो चेस्ट अप होता है या डाउन होता है, अप हुआ, और जब एक्सहेल किए तो चेस्ट डाउन हुआ। ओके, you know that it is due to breathing. How we breathe, the respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. Okay, now कुछ question. The primary purpose of oxygen in the body is to remove toxin, produce hormones, release energy from the food molecules. या from blood cell, release energy from the food molecules. अभी बताया हमने कि ऑक्सीजन क्या काम करता है, एनर्जी निकालता है, एनर्जी देता है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल से, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, डाइजेशन या सर्कुलेशन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऑक्सीजन मस्ट बी कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू लंग्स, हार्ट, सेल, स्टमक सेल। Oxygen is utilized by organs to produce protein, indirectly based on simple molecular release energy from carbon dioxide, store energy, indirectly based on simple molecules to release energy. Breathing is commonly known as oxidation, circulation, respiration, ventilation. Sorry यहाँ and छूट गया. Okay, क्या होगा? Breathing is commonly known as respiration. Fatty acids are broken down in the presence of oxygen. The process of taking oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. कितने सिंपल क्वेश्चन सब है, मगर डीपीपी में और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा उसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। ओके, कैटाबोलिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, break down molecules. Glucose is an example of complex molecule, simple molecule, gas or mineral. Simple molecule. Respiratory organ. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, respiratory organ. Mechanism of breathing vary among different group of animals. मैकेनिज्म और रिस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट एनिमल में डिपेंड करता है। डिवाइड किया गया है उसको हैबिट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि किस हैबिट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सचेंज करते हैं O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो अपना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं through entire body surface. Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tubes. Network of tubes को tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. Special vascular structure called gills. Special vascular structure को क्या कहते हैं, gills. A branchial gill से जो respiration होगा, branchial respiration, स्किन से क्यूटेनियस, लंग्स से पल्मोनरी। समझ में आया?
क्या क्या बताई मैं? स्किन से होगा तो क्यूटेनियस, लंग से हुआ तो पल्मोनरी, गिल से ब्रोंकियल, ट्रोक्लियर रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, जब बकल कैविटी से होगा तो बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, ओके। ट्रैकिया से होगा तो ट्रोक्लियर रेस्पिरेशन, मैं यहाँ बता देती हूँ। स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकिया से ट्रोक्लियर ट्रोक्लियर रेस्पिरेशन। गिल से, भले वो गिल प्लेट हो या फिर गिल फिलामेंट्स हो, दोनों ही से हो तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बकल कैविटी से होगा बकल कैविटी से होगा तो बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन सन। लंग्स से होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ओके। स्किन से कहाँ कहाँ होता है, किसमें होता है स्किन से, बताइए। जल्दी बताइए। एम्फीबियन, एडल्ट्स वगैरह में। गिल से किसमें होता है, फिश में, एम्फीबिया टैडपोल में। इंसेक्ट से किसमें होता है, इंसेक्ट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकिया के जरिए तो ट्रोक्लियर रेस्पिरेशन होता है, समझ में आया। हमारे में पल्मोनरी रेस्पिरेशन। are used by most of the aquatic arthropod mollusks where vascular bags called lungs. Special vascularized structure called gills, branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and mollusks whereas vascularized bag called lungs. Pulmonary respiration are used by the terrestrial form of exchange of gases. Terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills. वर्टिब्रेट्स में फीसेज यूज करते गिल्स, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। Mechanism of breathing vary mainly depending on habit and level of organization. Lower invertebrates like sponges and platform exchange gases by gills, lungs, simple diffusion over body surface, tracheal tubes. ये आप हमें कमेंट में बताएंगे आंसर इसका। Respiration through gills is also called, गिल से जो रेस्पिरेशन होगा उसको क्या कहेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। दो क्वेश्चन और है। Amphibians show dual mode of respiration, live both in water and on lands. Pulmonary respiration is seen in fishes, sponges, terrestrial vertebrates and terrestrial vertebrates.
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हमारे पास क्या है, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जो ओपनिंग जिसका है आउट ऑफ द अपर लिप्स, इट लीड्स टू ए नसल चैम्बर थ्रू द नसल पैसेज। एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, बाहर में क्या है, दो नॉस्ट्रिल्स, ठीक, दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, तो ये कौन सा इसका नाम कुछ होता है स्पेशल, क्या होता है, डायराइनस। ओके, टू नॉस्ट्रिल। nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber open the pharynx. फिर ये nasal chamber में जाएगा, टू नॉस्ट्रिल है, फिर nasal chamber में, nasal chamber में, फिर pharynx, फिर larynx, trachea, उसके बाद bronchi, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, alveoli, alveoli, ठीक है। The nasal chamber open into the pharynx. A portion, pharynx कौन सा पोर्शन है, जहां कॉमन पैसेज है फूड एंड ईयर के लिए, ठीक। फूड के जो ओपनिंग होता है उसका नाम क्या है, गलेट, और फूड पाइप के ओपनिंग और विंड पाइप के ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस से प्रोटेक्शन, जब हम लोग स्वॉलो करते, कुछ खाते हैं, तो उस टाइम में खाना विंड पाइप में ना जाए, तो कौन क्या चीज होता है जो प्रोटेक्ट करता है, तो एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, a portion which is common passage for food and ear, the pharynx open through the larynx. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production, hence called sound box. Larynx क्या है, cartilaginous box है जो help करता है sound production में, इसलिए इसको हम sound box भी कहते हैं। During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. वही बताया हमने अभी आपको, to prevent the entry of food into the larynx. The trachea is a straight tube, prevent the entry of food into the larynx. Trachea, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं, डायराइनस। ओके, उसके बाद नजल चैम्बर, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। फैरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फूड एंड ईयर के लिए, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, और उसको कवर करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जब हम लोग स्वॉलो करते हैं, कोई चीज खाते हैं, किसी चीजों को, तो क्या होता है कि एपिग्लोटिस उसको प्रोटेक्ट करता है। और गलेट जो है ओपनिंग है किसका, किसका अभी बताया मैंने, फटाफट बताओ, फूड पाइप का। The pharynx open through the larynx region, passes for food, and the pharynx open through the larynx in a trachea. उसका pharynx इसमें larynx से होते हुए trachea में होता है। larynx जो है एक cartilaginous box है जो sound production में help करता है, इसलिए इसको sound box भी कहते हैं। ओके, प्रोटेक्शन का जो काम करता है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि एक फ्लैप लाइक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। prevent the entry of food into the larynx. ये prevent करता है entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. Trachea क्या है, mid thoracic cavity तक जाता है, जो divide कहाँ पे करता है, fifth
थोरोसिस वर्टिब्रा में, और किसमें डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ओके, इच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, अब वो बार बार रिपीट करता है, डिवीजन रिपीट होता है, तो सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई, दैट्स ऑल। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। देखिए ये जो ट्रैकिया है उस पे इनकम्प्लीट ट्रांजिशन, ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं कि यहाँ ये ट्रैकिया ना सर्कुलर पूरा जैसे कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता, सी शेप्ड होता है, क्योंकि इसके पीछे फुट पाइप है, अगर ये पूरा रहेगा तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारे ऑसोफेगस में, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंका, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है इसमें। इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वास्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। और उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है तो हमें क्या देती है, थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, हमारे पास दो लंग्स है जो कवर्ड है प्लूरा से, जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है बिटवीन देम। इट प्लूरल फ्लूइड का क्या, किसी चीज फ्लूइड है किसी चीज के बीच में, जैसे दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में फ्लूइड है, तो ये किस काम में आएगी, ये रिड्यूस करेगी फ्रिक्शन on the lung surface। okay, the outer pudendum is close to contact with the thoracic cavity। देखिए सी से ट्रैकिया पे स्ट्रक्चर है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ये लंग्स अपना पता है, एक लंग्स का की लंबाई ज्यादा होती है, एक की कम। ये ऐसा ग्रुप क्यों है, क्योंकि हार्ट यहाँ इस तरह से इसका बेस रहता है। सॉरी, ये हार्ट, ये लंग्स जो है थोड़ा बड़ा रहता है, ये उससे छोटा। ओके, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन सका है, मगर आप लोग को समझाने के लिए मैंने बताया है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल, इसको नजल चैम्बर, ये पूरे रीजन को कहेंगे फेरिंग्स। ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा इसमें, फिर ये इसमें, अल्वुलाई बनेगा। ठीक,
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस। ये क्या है? एल्व्यूलाई। ये सब ब्रोंक्यूल्स। इन पाइप ओपनिंग ग्लोटिस। लंग, डायफ्राम, लंग्स है, लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है। ओके, अंदर वाले को लेंगे विसरल, बाहर वाले को पराइटल। इसमें तो फ्लूइड है, इस स्पेस को कहेंगे प्लूरल स्पेस। देखिए डायग्राम में नेमिंग करने का सही तरीका है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आप सारा नेमिंग करेंगे इस तरह से। ओके, प्लूरल फ्लूइड क्या क्या करता है? प्रिवेंट करता है सॉरी फ्रिक्शन, prevent desiccation, prevent शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करता है। ओके, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक, राइट लंग में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल फीचर, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल फीचर, इसको कहेंगे ऑब्लिक फीचर। ये और इसमें लेफ्ट वाले में एक ऑब्लिक फीचर ही रहता है। ठीक, इसमें 2 लोब, इसमें 3 लोब। राइट लंग में कितने हैं? 3 लोब। इसमें लेफ्ट में कितने हैं? 2 लोब। ठीक, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये देखिए यहाँ है एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ये रीजन जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। ये ट्रैकिया जिसको
क्या कहते हैं, वेन पाइप भी कहते हैं नॉर्मल तौर पे। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो दो मेम्ब्रेन है ये और ये प्लूरल मेम्ब्रेन, ये छोटू छोटू सा एल्वोलाई, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ये डिवाइड हुआ हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरह से। ओके, ये ब्रोंक्यूल, ये डायफ्राम, ये लंग्स, ये कट एंड ऑफ द रिब, ये ब्रोंकस। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन टू द, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल किस में ओपन होता है, नजल चैम्बर में। ग्लोटिस द प्रोटेक्ट is protected during swelling by epiglottis. Pharynx is a common passage for food and ear, blood and ear, food and ear. Larynx is a commonly called sound box. The trachea divided and the level of which thoracic vertebra. Fifth, gas exchange occur in the bronchi, bronchus, trachea, alveoli. Gas exchange होता है वहाँ. Pleura covering the lungs is triple layer, double layer, cartilage single layer, double layer. Trachea divided into primary bronchi at the level of, आप ये बताइएगा मुझे. ओके, कमेंट में इसका आंसर. Windpipe is also known as trachea. Small air sac responsible for the gas exchange. क्या होता है small air sac? Alveoli. Fluid present between pleural membrane helps to. Fluid present between pleural membrane helps to reduce friction, produce sound, filter air, increase lungs volume. इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा. During inspiration, the diaphragm relaxes and moves up, contract and moves down, does not move. ये भी बताइएगा आंसर. Structure that prevent food from entering the trachea. The structure that prevent food from entering the trachea is bronchiole, epiglottis, alveolus, pleural. बताइए क्या होगा. The structure that prevent food from entering the trachea is epiglottis. यहाँ सॉरी, देखिए यहाँ लिखा है ना, the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic. वही आ गया. Is lining. Inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. बाहर वाला thoracic lining से inner वाला lung surface से. The part starting with external nostril up to the terminal bronchioles constituting the conducting part. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles. क्या? The part जो start होगा external nostril से terminal bronchioles तक, तो क्या करेगा? conducting part होगा. ठीक, जबकि alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli. Conducting part का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना atmospheric air को alveoli तक and clear it from the foreign particles. अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो ठंडी भी हवा है, तो हमारे बॉडी को जितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, जितना डिग्री चाहिए, टेम्परेचर जितना की रिक्वायरमेंट है, उसको उस टेम्परेचर में तब्दील कर देगा, बदल देगा, और वो हम लेंगे. ठीक,
और गंदगियों से बचाए, मतलब जो डस्ट पार्टिकल जो भी चीजें हैं उससे भी वो उसमें भी वो मदद करे। सॉरी, the conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it from the foreign particle, humidify and also bring the air to body temperature। वही लिखा हुआ है, conducting part transfer atmospheric air to the alveoli, clear it from the foreign particles, बाहर से जो भी foreign particle है उसको हटाएगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, ब्रिंग करेगा एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। exchange part जो है साइट है एक्चुअल डिफ्यूजन का O2 का एंड CO2 का। the lungs are situated in the thoracic chamber। lungs कहाँ situated है? thoracic chamber में, which is anatomically air tight chamber। मतलब इस तरह से टाइट है कि अगर पिंच चुभो दोगे तो वो उसमें से, जैसे बैलून में एक पिन चुभा दो तो क्या होगा? एयर निकल जाएगा ना, वैसे एयर टाइट चैम्बर एकदम। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। thoracic chamber dorsally vertebral column से होगा, पीछे की तरफ से क्या होगा? vertebral column। ventrally by this आगे sternum, laterally by the ribs, साइड से ribs से, on the lower side dome shaped diaphragm। The anatomical state of the lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs। इस तरह से है उसका anatomical setup कि कोई भी changes होगी तो हमें दिखता है वो। जैसे सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप, सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो चेस्ट अप एंड डाउन करता है तो हमें दिखता है ना, तो वो उस तरह का सेटअप है कि हमें दिखता है। और जैसे कि स्टोमक में खाना पच रहा है वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर लंग्स में हवा जा रही है, अगर हम जोर से हवा ले रहे हैं, इनहेल इनहेल, तो क्या हमें पता चल रहा है ना। The anatomical setup of the lungs is the thorax is such that the change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary। Okay? क्या बताया है कि ऑर्टल जो है, सॉरी, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक, ये ऑर्टल जो होगा किसके क्लोज कांटेक्ट में होगा? थोरेसिस लाइनिंग के। इनर जो होगा वो किसके कांटेक्ट में होगा? लंग सरफेस के। ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंक्यूल्स तक क्या होगा? कंडक्टिंग पार्ट, अप टू। ओके, फिर एल्वुलाई एंड देयर डक्ट। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? ये क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ देता है? एल्वुलाई को। एक्सचेंज पार्ट क्या करता है? एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 का एंड CO2 का। कहाँ? ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक
एयर से। ओके, लंग्स कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिस, थोरेसिस कैविटी में, जो कि क्या है, ईयर टाइट चैम्बर। ठीक, ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड है, और इसके बाद वेंट्रली 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 किससे है? स्टर्नम से। लैटरली रिब्स से, लोअर साइड से, डायफ्राम से। ठीक, लंग्स, फिर यहाँ पे है स्टर्नम, ये रिब इस तरह से होता है, तो ये वेंट्रली, लैटरली, बैक साइड में क्या होगा, क्या होगा बताइए? वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम, और नीचे से डायफ्राम। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कंडीशन ऑफ एयर। The exchange of O2 and carbon dioxide occur mainly in the bronchi, bronchioles, alveoli and trachea. Alveoli. Thoracic chamber is described as flexible and open, airtight, fluid muscular only. Airtight. Windpipe is also known as bronchos, larynx, trachea. Ventrally, the thoracic chamber is formed by the vertebral column, sternum, diaphragm, pillula. बताओ फटाफट. Ventrally, the thoracic chamber is formed by the sternum. The lower boundary of the thoracic chamber is formed by the diaphragm. Conducting part of the respiratory system extend up to the conducting part of the respiratory system extend up to the कहाँ extend होगा? Respiration involves the flowing state, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. पहले क्या लेते हैं हम लोग? सांस लिए, ब्रीथ किए, उसके बाद एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होगा उसको निकाल देते हैं। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर मेम्ब्रेन में। ओके, फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड। फिर चौथा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड से टिश्यू में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, एंड टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टिंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का सेल के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा। ये क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन के जरिए। ओके, फर्स्ट स्टेप जो है ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
और ये जो 4 हैं वो हैं इंटरनल respiration. Okay. Question: correct sequence of event in respiration is gas transport, breathing, cellular respiration, gas exchange, breathing, gas exchange, gas transport, cellular respiration, breathing, gas exchange, transport, gas exchange, breathing, cellular respiration, transport. ये सब है, तो इसमें कौन सा होगा? breathing, gas exchange, gas transfer, cellular respiration. Exchange of gases between alveoli and blood is called, alveoli blood में जो exchange होगा उसको external respiration कहेंगे. थैंक यू बच्चों। आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूंगी, पढ़ाई दिल लगा के कीजिए, वक्त जाया नहीं करिए आप लोग। आपको, आपके वालिदैन को लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ने के बजाय आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। कुछ वालिदैन तो समझते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनके भरोसा यकीन को कभी तोड़िए नहीं। जिंदगी में हर चीज आप कर पाए, एक कीजिए मगर थोड़ा कीजिए। जिस चीज के लिए आपको वालिदैन बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, उस पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर-उधर वक्त नहीं बर्बाद कीजिए। थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं जितना भी पढ़ाऊंगी साथ में क्वेश्चन भी करवाऊंगी, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसका लेवल थोड़ा अप रहेगा। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद टेस्ट भी लूंगी, और 2027 में अभी काफी वक्त है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।